अज़ीज़ दोस्तों नमस्कार। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो टेक्नीशियंस और काफ़ी बड़ी टीम है 16, वो टीटीपी ने अगवा कर लिए हैं। पहले ज़रा दो तीन छोटी छोटी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो जेवलिन थ्रो करने वाला अरशद नदीम था, जिसने गोल्ड मेडल जीता था पिछले ओलंपिक्स में पेरिस में, और इसके बाद पूरे पाकिस्तान से इनामात की भरमार कर दी गई थी कि हम ये देंगे, हम वो देंगे। वो बेचारा अब कह रहा है कि आर्मी चीफ ने जो मुझे प्लॉट देने का ऐलान किया था, उस एक प्लॉट के अलावा बाकी किसी ने कुछ नहीं दिया। तो ये पाकिस्तान है भाई। पब्लिसिटी के लिए सब आगे आगे आ गए थे। मतलब उस वक्त कई लोग तो सोशल मीडिया पे हिसाब किताब कर रहे थे कि अरशद नदीम के पास 25 प्लॉट हो गए हैं, 3 रेसिडेंशियल प्लॉट हो गए हैं, फलान है ढमकान है। अब वो सच्चाई बता रहा है। पाकिस्तानियों से आप कुछ भी सही करेक्ट चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अजीज़ दोस्तों, रमज़ान आ रही है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 100 टन खजूरें गिफ्ट की हैं, भीख में दी हैं। आपको पता है रमज़ान में इफ्तारी खजूर से करते हैं। हालांकि इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि सऊदी अरब में और कुछ होता नहीं था, कोई फ्रूट खास उगते नहीं थे, सिर्फ खजूर होती थी। और खजूर ज़ाहिर है वहाँ के मौसम के हिसाब से सबसे ज़्यादा वहाँ पे उगती है। तो इस हिसाब से उस वक्त के अरब जो प्रॉफिट मोहम्मद और उसके कंपेनियन थे, वो वैसे ही रमज़ान नहीं होती थी तो भी उनका आधे से ज़्यादा खाना खजूर ही होता था। तो ये है कि खजूर से इफ्तारी करनी होती है, खजूर खा के रोज़ा बंद करना होता है, खजूर बिक रही होती है। अब पाकिस्तान को 100 टन खजूर भीख में मिली है, तो आप यकीन माने कि ये 100 टन खजूर मार्केटों में बेची जाएगी और उसका पैसा शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और उनकी सारी टीम के जेबों में जाएगा। मेजर चंक ज़ाहिर है इसमें आर्मी के लोग ले जाएंगे, लेकिन ये 100 टन खजूर का मतलब ये हुआ कि करोड़ों रुपया पाकिस्तान की आर्मी और पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेट्स को मिलेंगे। आखिरी खबर, इसके बाद जंग की तरफ आते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड मोहम्मद मुगीज़ अफजल को सीरिया में पाकिस्तान का नया एम्बेसडर बनाया गया है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जो माएँ हैं ना, उनकी कोख से कभी कोई सिविलियन मतलब क्वालिफाइड बंदा पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी माएँ जितने भी काबिल लोग पैदा करते हैं वो फौजी होते हैं। एम्बेसडर लगाना हो तो फौजी, किसी सरकारी कॉरपोरेट का चीफ लगाना हो तो फौजी। रिटायर्ड फौजियों की बात हो रही है, बाकी तो जो हाजिर सर्विस फौजी हैं वो तो कमा ही रहे हैं। कोई भी चीज़ होगी, फौजियों को सबसे आगे काम मिलता है। क्या पाकिस्तान में बाकी सबके पास जॉब्स हैं? क्या ऐसी पोजीशंस पे किसी फॉरेन सर्विस का क्वालिफाइड आदमी एम्बेसडर नहीं लगाया जाए? किसी कॉरपोरेट के लिए एक मिसाल है कि पीआईए के लिए तो आप किसी क्वालिफाइड आदमी को लगाएंगे ना, बजाय इसके कि हर चीज़ में आर्मी आर्मी आर्मी। आर्मी का अपना जो काम है ना, वो है सिक्योरिटी देना। तो पोजीशन ये है कि बीएलए ने खुशदार में, बलूचिस्तान के खुशदार में जहरी तहसील के अंदर एक आर्मी का हेलीकॉप्टर मार गिराया है। लकी मरवत केपी में तालिबान ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 लोगों को अगवा कर लिया है, किडनैप कर लिया है। अजीज़ दोस्तों, इंटरनेशनल फोर्सेस को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जिस कंट्री के न्यूक्लियर कमीशन के इतने ज़्यादा लोग सिक्योर्ड नहीं हैं, वो मज़े से अगवा हो जाते हैं, उस मुल्क के न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे सेफ हो सकते हैं? और यह है कि टीटीपी ने उन किडनैप्ड लोगों के नाम की भी पूरी लिस्ट दी है, उनके आईडी कार्ड और उनके सब डिटेल दी हैं, और एक डिमांड नोट दिया है कि हमारी ये डिमांड्स पूरी की जाएं, वरना इन लोगों को मार दिया जाएगा। अब 3 दिन से ये चीज़ें चल रही हैं। बीच बीच में खबरें आ रही हैं
कि आज पाकिस्तान आर्मी ने लकी मरवत के फलां इलाके में ऑपरेशन किया और 4 किडनैप्ड लोगों को बरामद कर लिया, आज पाकिस्तान ने फलां का लकी मरवत के इलाके में ऑपरेशन किया, वहाँ पे 2 जो टेररिस्ट थे उन्होंने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया, आज ऑपरेशन किया, इतने लोग मार दिए, हमारे भी 3 मर गए। इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन अगर आर्मी अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ की तरफ ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। पॉलिटिक्स करें, स्मगलिंग करें, बिजनेस करें, फॉरेन पॉलिसी ये चलाएं, फाइनेंस पॉलिसी ये चलाएं, लेकिन इनके अपने जो काम है वो तो कर नहीं पा रहे। आपके अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट अगर आपसे नहीं संभाले जा रहे, नहीं उनको सिक्योर कर सकते, तो आप आम आदमी की क्या सिक्योरिटी करेंगे? आपके अपने फौजी मरे जा रहे हैं, रोज़ कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन ऑफिसर्स को क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो मज़े से बैठे हुए हैं, याशियाँ कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, ये इलाका है ना, जो पूरा जो पख्तून रीजन है, जिसमें आधा बलूचिस्तान है, केपी है, अफ़गानिस्तान है, ये पूरा जंगों की लपेट में है। और इनको जंगों की लपेट में पिछले 50 सालों से कंटिन्यूस रखा जा रहा है। इसके पीछे क्या पॉलिसीज़ हैं? ये पाकिस्तान आर्मी ने इस इलाके को मुजाहिदीन का गढ़ करार दिया है और कहा है कि दुनिया भर में फ़ौजें जाएंगी ना इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए, तो वो यहाँ से पैदा होंगी। ये ANP के एक्स लीडर अफरासियाब खटक पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी चेयरमैन रहे हैं, शायद अभी भी हैं। वो 1 मिनट की वीडियो में आपको इसके बारे में बता रहे हैं। महाजिरीन से मुजाहिदीन बनाए गए, फिर उनका ये भी काफ़ी नहीं है। दूसरे नया एडिशन तालिबान ने कहा मुजाहिदीन क्या मुसलमान हैं, इनके इस्लाम तो दुरुस्त नहीं है, हम इन सबको मुसलमान करेंगे। तालिबान आए। अब तीसरा एडिशन आया दाइश, वो कहते हैं तालिबान क्या मुसलमान है, वो कहते हैं जहाद सिर्फ एक जगह फ़र्ज है, तालिबान के ख़िलाफ़। तो ये पैटर्न आप देख लें, एक से दूसरा रेडिकल, ये इस बात की ज़मानत है कि जंग जारी रहेगी। एक इकोनॉमिक सुपर पावर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, तो उसकी रोकथाम के लिए उनके पास एक हरबा है, वो जिहाद के नाम पे जंग। और वो कहाँ से होगी, मैं फिर चाहता हूँ आखिरी बात में करके, और वो जंग कहाँ से होगी? अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। लेकिन हार्ड वार के लिए ये जगह इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, लड़ने वाले अवेलेबल हैं, थोड़ी सी डॉलरों पे बड़ी लड़ाई हो सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसको उसमें देखना चाहिए। लेकिन साथ में जो वहाँ मुसलमान मुल्क हैं उनमें भी तब्दीली आ रही है। मसलन सऊदी अरब में तब्दीली आ गई है, तो सऊदी अरब में तब्दीली जो आ गई है अरब पेनिनसुला में, तो अब ये जो अलकायदा की बाक़ियात हैं ये कहाँ जाएंगी? वहाँ जो अलकायदा की बाक़ियात हैं कहाँ जाएंगी? वहाँ जो दाइश की बाक़ियात हैं वो कहाँ जाएंगी? वहाँ जो ईरानियों ने बनाए ज़ैनिब्यून और फातिमियून ब्रिगेड्स सीरिया में लड़ने के लिए, वो कहाँ जाएंगी? सब एफपैक में आएंगे। एफपैक सारी दुनिया के इस तरह के इंतहा पसंदों का मरकज़ बन रहा है नया, जिस तरह 80s में बना था, ये उससे ज़्यादा होगा। 80s में तो वो एक तरह से एक एक्सटेंशन थी, अरबों में भी था, यहाँ भी था। अब वहाँ से सारा उठ के यहाँ। अजीज दोस्तों, अफगानिस्तान के तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के सीनियर फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन ऑफिस के लोगों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें भारत ने तालिबान को ये अश्योर कराया है कि हम अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी टेक्निकल टीमें भेजेंगे और आपकी डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। ये पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं कि वो तालिबान जिसको पाकिस्तान अपना एसेट्स मानता था, और जब अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया था अफ़गानिस्तान 14 अगस्त 2022 को, तो खुशियाँ मना रहे थे कि हमने अफ़गानिस्तान टेक ओवर कर लिया, भारत की खैर नहीं। उस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मीडिया ये शोर मचा रहा था कि देख लो भारत की 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी अफ़गानिस्तान में, डूब गई, भारत का
स्ट्रेटेजिक एसेट्स चला गया, अशरफ गनी, फलान ढुमकान। इवन भारत में जो पाकिस्तानी एजेंट हैं, मुख्तलिफ लिखारी हैं, अब मैं बार बार क्या नाम लूँ, आपको अच्छी तरह पता है, वो लिखारी जो एंटी इंडिया और पाकिस्तान का नैरेटिव आगे पेश करते हैं, वो भी यही लिख रहे थे कि देख लें भारत की फेल्यूर, क्या ज़रूरत थी अफ़गानिस्तान में इतना पैसा लगाने की, इतनी वो करने की, फलान ढुमकान। आज मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर थोड़ी शर्म बची है, थोड़ी हया बची है, तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। आपके लिए इतना ही काफ़ी है, चुल्लू भर पानी। आपके डूबने के लिए, बेशरम लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है कि देख लें आज तालिबान कह रहे हैं कि रीजनल पार्टनर्स में भारत से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है। पाकिस्तान एक तरफ कोशिश कर रहा है कि भारत को सैंडविच बनाए और अब बांग्लादेश और पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद सैंडविच बन गया है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर नामालूम अफराद पाकिस्तान आर्मी के क्रिएटेड टेररिस्टों का कत्लेआम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से टीटीपी और तालिबान पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहे हैं। अभी तो गेम शुरू हुई है, अभी इंतज़ार करो। अभी तो मोदी जी का तीसरे टर्म का आधा साल भी नहीं हुआ, अभी वेट करो, पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी ने शहबाज शरीफ से कहा कि हमें 2 बिलियन रुपया दो, ताकि हम जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, उसके खिलाफ हम खर्चा करें और इन्वेस्टमेंट करें। तो अजीज़ दोस्तों, ये ब्रसल्स यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। देखें, मैं बेल्जियम का इंसाइक्लोपीडिया हूँ पाकिस्तानियों का। जब मैं 1990 में बेल्जियम आया था ना, तो टोटल पाकिस्तानी जो बेल्जियम में रहते थे ना, पूरे बेल्जियम में 917 थे, पूरे बेल्जियम में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर सब मिला के। और मैं ज़ाहिर 20 साल वहाँ रहा हूँ। आज जो हज़ारों पाकिस्तानी वहाँ रह रहे हैं, मैं वो तो सब मेरे बात के हैं, मैं उस वक्त के सब लोगों को जानता हूँ और तकरीबन लोगों को मैं पर्सनली इनका इंसाइक्लोपीडिया रहा है मेरे पास। मैं पॉलिटिकल पार्टी का चीफ था एमक्यूएम का। कराची, हैदराबाद, सिंध से जितने लोग आते थे वो सब मेरे पास आते थे। इसके अलावा पंजाबियों में मैं रहा हूँ एमक्यूएम में जाने से पहले, मैं सारे पंजाबियों को जानता हूँ। ये जो रैली है ना, ये परवेज़ इकबाल लौसर इसको वो कर रहा है। अभी ये 2 हफ्ते पहले बार्सिलोना में था, इसकी खूब दावतें पाकिस्तानियों ने वहाँ की। वहाँ भी ये पाक फौज जिंदाबाद की रैली निकालने गया था। ये अब ये बेल्जियम में निकाल रहा है। ये बेल्जियम में जिस रेस्टोरेंट का मालिक है, उसके ऊपर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा है इंडियन रेस्टोरेंट, क्यूजीन इंडियन फ्रेंच में। इसके पास एक और साहब खड़े हैं जो पहले तो काफ़ी हमारे हलके में, हमारे ग्रुप में मशहूर था कि रोज़ नई लड़की को फंसाता है और ये करता है वो करता है। अब उसने शरई दाढ़ी रख ली है और इसका रेस्टोरेंट है महाराज, और महाराज रेस्टोरेंट भी इंडियन रेस्टोरेंट हैं। ये सब पाकिस्तानी ही नहीं है, पाकिस्तानी पंजाबी मेले क्रिमिनल्स हैं। इनमें से एक है जो 1999 में जब मेरी एक बहुत बड़ी बुटीक होती थी ब्रसल्स सेंटर में, तो ये मेरे पास आता रहता था। और इटली और स्पेन की इमिग्रेशंस खुली थी, तो ये पाकिस्तानियों को बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए सब ले जाने का काम करता था। बिल्कुल कंगला था। फिर इसको मौका मिला, इसने फेक पासपोर्टों के ऊपर कंपनियां बनानी शुरू की, उस पर क्रेडिट पे माल लेता था मिलियंस ऑफ फ्रैंक्स का, और फिर आधी कीमत पे वो माल बेच देता था और कंपनी बैंकरप्ट करके पासपोर्ट फाड़ के फेंक देता था, नया पासपोर्ट किसी का बनवाता था। इस तरह करके आज बेल्जियम में उसकी 15 प्रॉपर्टियां हैं। ये फ्रॉडिस्ट इस वक्त पाक फौज जिंदाबाद की रैलियां निकाल रहे हैं। इनमें एक आदमी खड़ा है, मैं इसकी दुकान पे भी काम कर चुका हूँ 1992 में।
6 महीने। ये मैं जब काम करता था तो रोज़ रात को दुकान बंद करके हम 2 बजे तो मैं घर की तरफ जाता था, ये डिस्को जाते थे। 2 भाई थे और बाकी कुछ लोग इनके दोस्त होते थे, और रात भर डिस्को में शराबें पी के फिर वहाँ से कोई लड़की उठा के, तो इसमें एक भाई ने एक अंडर एज लड़की, पोलैंड की लड़की को शराब पिला के खूब नशे में करके उसका पूरी रात रेप किया था। सुबह उस लड़की ने जाके पुलिस में केस कर दिया। उस लड़के को 7 साल की सज़ा हुई थी। 3.5 साल की सज़ा काट के उसको अच्छे चलन की वजह से जेल से पैरोल पे निकाल दिया गया था। ये जो खड़े हैं ना सब, ये पाक फौज जिंदाबाद की रैली निकाल रहे हैं। इनके कैरेक्टर्स का मैं क्या बताऊं। आप ग्रूमिंग गैंग यूके की बात कर रहे हैं, ये सारे यूरोप में इनका काम यही है। मैं बेल्जियम में इन सब को जानता हूँ, पाकिस्तानियों के करतूतों को जानता हूँ, इनकी क्रिमिनलिटीज़ को जानता हूँ, इनकी चोरियों को जानता हूँ। मज़ीद डिटेल क्या बताऊँ, वैसे ही ये मुझे धमकियाँ देते रहते हैं, क्योंकि ये सो कॉल्ड इस्लाम के मुजाहिद, पाकिस्तान के मुजाहिद मुझे काफिर और गद्दार मानते हैं। मैं समझता हूँ कि इनके दिए हुए ये वर्ड्स काफिर और गद्दार मेरे लिए अवार्ड्स हैं, मेडल्स हैं। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी 2 बिलियन रुपया इसी तरह तो पैसा लगाएगी ना अपने, जैसे ये परवेज़ इकबाल लोसर है, इसको खूब पैसा दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि यूरोप के शहरों में पाक फौज जिंदाबाद की रैली निकालने से आपको क्या पॉजिटिविटी मिलेगी। पाकिस्तान आर्मी को अपने कैरेक्टर के ऊपर जो आवाज़ उठ रही है, जो सही आवाज़ उठ रही है, उसको अगर रोकना है तो अपनी करतूत ठीक करें। अब ये है रिजवान अहमद रज़ी, ये आर्मी का टट्टू है और बदबूदार पंजाबी है। हालांकि ये ओरिजिनली पंजाबी है भी नहीं। इसका नाम रिजवानुद्दीन रज़ी है, तो रज़ी तो फारसी लफ्ज़ है। ओरिजिनली सुना है कि ये कश्मीरी पंडित हुआ करते थे इसके पुरखों के लोग, और आज ये पंजाबियों की दलाली कर रहा है और अपने आप को पंजाबी समझता है। वैसे ही जैसे वो दूसरे हसन निसार टाइप के जो दानिश्वर बने हुए हैं जो, तो ये कह रहा है कि ये पठान जो है ना, ये अफ़गान पठान, ये हमें कहते हैं कि रेप की पैदावार हो, जबकि ये खुद रेप की पैदावार हैं। ये मतलब किस किस्म का विस्डम इनके पास होता है कि ये झूठ उस ज़माने में चल जाता था जब पाकिस्तान स्टडीज़ के नाम पे ये हमें झूठ पढ़ाते थे हर चीज़। ओ भाई, यही पठान, अब्दाली, गौरी, गजनवी अफ़गानिस्तान से उठ के आते थे तो सबसे पहले पंजाब ही पढ़ता था, और तुम्हारे पंजाबियों की औरतों का सबका रेप करते थे। इसके बाद दिल्ली की तरफ जाते थे। अगर आज अफ़गान कह रहे हैं, पठान कह रहे हैं कि पंजाबी हमारी पैदावार हैं, तो नहीं भूलो कि पंजाबी जब देखते थे कि गौरी, अब्दाली, गजनवी, बाबर, मुग़ल भी तो वहीं से आए हैं, ये सब जब आते थे तो पंजाबी अपने घर का दरवाज़ा खोल देता था कि आ जाओ माई बाप, ये हमारी घर की औरतें हैं, और अपनी भी धोती उठा के पिछवाड़ा दिखा देते थे कि अगर आपको ये शौक़ है तो ये भी पूरा कर लें। ये हमें पाठ पढ़ा रहा है, ज़रा सुनिए। इस बेगैरत को मेरे सामने बिठाओ, मैं इसको पूरी इसकी दानिश्वरी निकाल दूंगा, जो ये अपने आप को इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता है ना, झूठ का पलंदा। तो वाकई जितने भी इन्वेडर्स इंडिया में आए हैं, इन्होंने सबसे पहले मज़े से लूटा है पंजाबियों की औरतों को, पंजाब को, पंजाबियों की खेतियों को। और फिर पंजाब एक खेती बाड़ी वाला इलाका था, औरतों की भरमार होती थी, तो वहाँ से पूरा फ्रेश होकर फिर ये दिल्ली की तरफ आते थे और फिर इंडिया में आगे बढ़ते थे। ये पंजाबी हैं। कई आपको पंजाबी दानिश्वर भी ये कहते हुए मिलेंगे कि हमने तो हमेशा इनको वेलकम किया है, हमने तो हमेशा अपना सब कुछ इनके आगे रख दिया है। अजीज़ दोस्तों, ये हमें नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, इनको ये करेक्ट नॉलेज हम दे रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्ट। ये सतंग सही साहब, इसका मैंने बैकग्राउंड बता दिया। मसूफ फरमाते हैं कि तुम्हारे जो बम हैं वो हमारे लोगों के नाम के ऊपर, और तेरे लोगों के नाम के ऊपर कहाँ? वो तुम हो कौन? मंगोल आए और उन्होंने यहाँ पर जो खाना बदोश होते हैं उनकी खवातीन को किए कि तुम पैदा हो, ठीक है ना। फिर तुर्क आ गए, जिस गजनवी के नाम के ऊपर मिसाइल है वो तो अफगान तो नहीं था, अफगान। औकात तो तुम्हारी ये है कि ईरानियों ने तुम्हें कुट के निकाला था वहां से, धकेला था कि इनको जंगलों में, बियाबानों में, पहाड़ों में धकेल दो, ये घटिया नस्ल है। और उन्होंने अफगान नाम रखा था तुम्हारा, ठीक है। पहले तुम पठान थे, उन्होंने तुम्हें अफगान करके धक्का दिया कि इधर भेजा था, मार कुट के चंगी तरह तो कढ़िया। आजकल भी वो तुम्हें मार कुट के ना तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाते रहते हैं, उतनी चीज नहीं निकलती। यानी अफगानों, सेंट्रल एशिया के बशिंदों और तुर्कों की मुश्तरका कावश है आपकी, मबलग औकात ये, और हमें धमकियां लगा रहे हैं आप, ठीक है।